Student, now I am going to discuss your part 3. The name is chapter Mughal Empire. Chapter number 4, the name is chapter Mughal Empire. Part number 3. So let's start your part 3. Okay. पार्ट 3 में बेटा कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने जड़ तक कंप्लीट की थी कि ये किसके रैंक से मिलता था, यानी जिसकी हायर जात में होगी, यानी संख्या जिसकी ज़्यादा होगी उसमें उसको ज़्यादा मिलेगा सैलरी, ठीक है, और उसको अच्छी पोजीशन मिलेगी। मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती थी, यानी जो मनसबदार की सैन्य उत्तरादायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे और यही मेंटेन करते थे, ठीक है। फिर देखिए, रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन स्पेशल नंबर ऑफ सवार या सावर और कैवलरी मैन, यानी घुड़सवार, सवार या कैवलरी और घुड़सवार भी कहते थे। तो इनको ये क्या मेंटेनेंस का पूरा अधिकार इन्हीं को मिलता था, ठीक है। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे और इनको पूरा अधिकार उसका मिलता था, ठीक है। अब देखिए कुछ और है। मनसबदार ब्रॉड हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, यानी वो रिव्यू भी करते थे, उसका इंस्पेक्शन भी करते थे मनसबदार किसका, कैवलरी मैन का। गॉट देम रजिस्टर्ड, उन्होंने उसको रजिस्टर्ड भी किया कैवलरियों को, घुड़सवारों को। द हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देम रिसीव्ड मनी टू पे देम है सैलरी, और उन्होंने क्या किया कि सैनिकों को वेतन करने के लिए धन मिलता था, यानी कि ब्रांडेड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड, उनके घोड़े ब्रांडेड थे, एंड दे रिसीव्ड, उसको प्राप्त करने के बदले में उन्हें घोड़े और क्या मिलता था, सैलरी मिलती थी, पे, ठीक है। तो वो अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते भी थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करते थे, ठीक है बेटा। तो पंजीकरण भी करवाते थे और इन कार्यवाही के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। देखिए, मनसबदार रिसीव देयर सैलरी, मनसबदार वो सैलरी रिसीव करते थे किस तरीके से कि राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, यानी कुछ सैलरी राजस्व के रूप में पाते थे जिसे जागीर कहते थे, जागीर के रूप में वो सैलरी पाते थे। जागीर क्या होता था, विच आर समवॉट लाइक इक्ता, जैसे आपने इक्ता पढ़ाई तो तमीज़ के समय उस समय इक्ता होता था, बट अनलाइक, लेकिन मुक्तिज नहीं थे ये। मोस्ट मनसबदार, ज़्यादातर मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड द एडमिनिस्टर देयर जागीर, वो क्या किए, यानी जागीर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दे ओनली हैड राइट्स टू रेवेन्यू, उन्हें बस केवल राइट्स मिला था इस असाइनमेंट का, और क्या कलेक्ट करने के लिए, वो राजस्व, ठीक है, असर में। जबकि देखिए, जबकि मनसबदार देमसेल्फ सर्व इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, मनसबदार मुक्तियों से भिन्न रहते थे, ठीक है, अलग रहते थे वो। और ये भी देखा आपने पहले कि नहीं, क्या देखा, मनसबदार देमसेल्फ सर्व्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो अदर कंट्री में यानी स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। कहने का मतलब था कि राजस्व उनके नौकर के लिए एकत्र करते थे वह, जबकि वो स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे, यानी स्वयं को नहीं लेते थे, अपने लिए कहीं और सेवा करते थे, ठीक है। अकबर के समय में देखिए, इन अकबर के समय में जागीर वाज केयरफुली असेटेड टू देयर, जागीर केयरफुली था, इसमें केयरफुली तरीके से जागीर का संरक्षण किया गया है। सैलरी ऑफ द मनसबदार, जागीर से मनसबदार दिया जाता था, मनसबदारों को दिया जाता था। और औरंगजेब के समय में वाज नो लॉन्गर द केस, ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला। एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड, एक्चुअल जो राजस्व था वो कलेक्टेड होता था और ग्रांटेड सम और सबको दिया जाता था, ठीक है। देयर वाज आल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, औरंगजेब के समय में बहुत सारे मनसबदारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अलॉन्ग इट बिफोर दे रिसीव्ड जागीर, क्यों, क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने मतलब कि औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचे पर स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, यानी जो राजस्व था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ा था। इस कारण से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर कोशिश करते थे कि कितना राजस्व वसूल कर सकें। मतलब
अब जागीरदार करने लगे, ज़्यादातर राजस्व वसूल करने के लिए उन्होंने होने लगा, और किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि किसानों से ज़्यादा राजस्व वसूलने लगे। अब जब्त एन जमींदार देखिए, जब्त एन जमींदार क्या है? द मेन सोर्सेस जो इनकम था मुगल एम्पायर को कहाँ से आता था? पीजेंट्री से, यानी किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था मेन। इन मोस्ट प्लेसेस, ज़्यादातर में किसान पेड करते थे इन टैक्सों को, ठीक है। हेडमैन और द लोकल चिपमैन, और इसका क्या होता था कि ज़्यादातर जो हेडमैन थे, मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे, यानी डायरेक्ट नहीं देते थे। अब लोकल चीफ टेन किसको कहते थे? लोकल चीफ टेन यानी स्थानीय कौन? एक मिनट बेटा। तो इनको ये स्थानीय मुखिया होते थे, यानी स्थानीय सरदार होते थे, ठीक है। ये तो इनको ये डायरेक्ट देते थे, ओके। तो मुखिया स्थानीय सरदारों के माध्यम देते थे। इसमें इनको कितना लगता था? 10 साल के लिए दिया गई थी ज़मीन इनको, एरिया किसको? जमींदारों को। कब? 1587 ऑन द बेसिस ऑफ डाटा टैक्स, डेटा के आधार पर इनको ज़मीनें दी गई थी। किसको? जागीरदारों को, जो किसानों से खेती करवाते थे। टैक्स वाज टैक्स फिक्स था, ठीक है। टैक्स फिक्स हो गया था, इसीलिए तो ये परेशान करने लगे किसको? किसानों को। अब देखिए, ये दे रहे हैं इनको, ये जा रहा है यहाँ पे, अब फिर यहाँ से आ रहा है राजा को, ठीक है। तो इस हिसाब से चलता था। फिक्स्ड ऑन इच क्रॉप इन कैश, क्रॉप फसल देते थे या कैश देते थे। अब देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ? इसी रेवेन्यू सिस्टम को किस नाम से जाना गया? जब्त के नाम से। जब्त के नाम से इसी रेवेन्यू सिस्टम को जाना गया ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने एक नया सर्वे लाया, उस पर एक नई क्या लाया? टैक्स का दायरा लाया, टैक्स लाया। कैसे? कि कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्ण सर्वेक्षण किया गया। आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित किया गया। अब प्रत्येक सूबे के राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग अलग सूची बनाई गई, ठीक है। देखिए, राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को क्या कहा गया? जब्त, ठीक है। अब आइए और देखिए एक्स्ट्रा में। देखिए बेटा, ये भी कुछ चीज़ें हैं कि बहुत सावधानीपूर्वक अकाउंट्स को रखा गया था, यानी लेखों को रखा गया था, जो दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यह गुजरात और बंगाल में जैसे प्रांतों में संभव नहीं, यानी गुजरात और प्रांतों में भी ला गया, परंतु वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो सका। देखिए, सम एरिया जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर, जमींदारों के पास बहुत बड़ा पावर आया, ठीक है। द एक्सप्लोटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रेवेलियम। देखिए, मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे क्योंकि पावरफुल हो गए थे, उनके पास काफ़ी पैसा हो गया था जो जमींदारी सिस्टम में। समटाइम्स कभी कभी जमींदार क्या करते थे? पीजेंट्स को, यानी किसान को, बाय द सेम कैस्टल अलाइव टू रेवेलिंग अगेंस्ट, यानी मुगल अथॉरिटी के खिलाफ भड़काते थे किसानों को भी। अतीत पीजेंट्स क्या करते थे? रिवोल्ट करते थे, चैलेंज किसके खिलाफ? मुगल एम्पायर के खिलाफ। कब किया इन्होंने? 7वीं सेंचुरी, जो कि मुगल साम्राज्य के अंत होने का एक प्रमुख कारण रहा, ठीक है, कमज़ोर होने का भी। अकबरनामा, आइबने अकबरी। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल इनके मित्र थे, किसके? अकबर के, ये इन्हीं के दरबार में रहते थे ना, तो इन्होंने ही लिखा है। उसके बाद देखिए, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, और द थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी भी इन्होंने ही लिखा। किसने? अबुल फजल ने। आईने अकबरी में अकबर का प्रशासन का पूरा डेटा है, ठीक है। आईने अकबरी रिच स्टेटिक्स, इसमें सारे क्रॉप्स, फसलों, सबके प्राइस के बारे में भी बात किया गया है, ठीक है। आर्मी के बारे में भी बात किया गया। तो ये है आईने अकबरी, अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी।
क्लोजर लुक। अकबर की पॉलिसी देखिए, अकबर की पॉलिसी कैसी थी बेटा? अकबर की पॉलिसी, अबुल फजल ने क्या लिखा है अपने बुक अकबरनामा में कि इनकी लास्ट वाली अपने लास्ट बुक आईने अकबरी में इन्होंने क्या दिया है अबुल फजल के लिए? देखिए आईने अकबरी के लिए कि अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड। अब अकबर ने अपने एम्पायर को डिवाइडेड कर दिया था प्रोविंसेस में, जिसको सूबास कहते थे, और जिसका गवर्नर, जिसका हेड कौन होता था? सूबेदार। ये क्या होता था? पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस भी इसके पास होती थी। प्रत्येक प्रोविंसेस के पास, ईच प्रोविंसेस आल्सो हैड प्रत्येक प्रोविंसेस के पास एक फिनेंशियल ऑफिसर होता था, यानी वित्त विभाग का ऑफिसर होता था, जिसको दीवान कहते थे, जो कि मेंटेनेंस देखता था किसका? पीस एंड अदर प्रोविंसेस का। सूबेदार भी होता था। द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर, सूबेदार अदर ऑफिसर्स को सपोर्ट करता था। क्या आया? सच मिलिट्री, जो कि मिलिट्री एक पे मास्टर भी था, जिसको बख्शी कहा जाता था। ये द मिनिस्टर इंचार्ज, धार्मिक एंड चैरिटेबल पेट्रोनेज भी थे, इसको सदर कहते थे। और मिलिट्री कमांडर्स को फौजदार कहते थे, और टाउन पुलिस को क्या, कमांडर को क्या कहते थे? कोतवाल, उस समय की। ठीक है। नूरजहाँ आई। नूरजहाँ का प्रभाव देखिए, जहांगीर के दरबार में नूरजहाँ का प्रभाव क्या रहा? नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। मेहरुनिसा मैरिड द एम्पायर जहांगीर। मेहरुनिसा यानी नूरजहाँ के का नाम क्या था? मेहरुनिसा भी था। एम्परर, ये जहांगीर से शादी की कब? 1611 में, 1611 में। और इसने नूरजहाँ का टाइटल प्राप्त ले लिया, यानी पदवी ली, यानी मेहरुनिसा ही नूरजहाँ। सी रिमेन एक्सट्रीमली, इसकी पूरा पावर मोनार्ची टाइप की थी, और ये क्या करती थी? जहांगीर के शासन में इसका पूरा प्रभाव था। ठीक है। इसी के खिलाफ ने शाहजहाँ ने किया था विद्रोह। अदर ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर, सारा फरमान नूरजहाँ के नाम से निकलता था, क्योंकि जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर इसको बहुत मानते थे। ठीक है। तो ये नूरजहाँ के बारे में था। ये देखिए अकबर का नोबेल कमांडेड लार्ज आर्मी, अकबर के पास लार्ज आर्मी अकाउंट कौन, बहुत बड़ी सेना थी। लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि उस सेना के लिए बहुत बड़ा राजस्व भी लगता था ज़्यादा। वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली बट बाय द एंड ऑफ द 17th, लेकिन 17th सेंचुरी में क्या हुआ? बहुत सारे ख़त्म हो गया। इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स भी उसका बहुत कम हो गया। देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। और बहुत सारे क्या हुआ, यानी अकबर की बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, वो बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वो वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ? 17वीं शताब्दी के नोबल माने वही वफादार की बात हो रही है, यानी अभिजातों के लिए, धनी वर्ग के लिए, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता करने के लिए तना बना बुन लिया। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण साम्राज्य कम पड़ गई थी। ठीक है। जबकि अकबर वाज एंड फतेहपुर सिकरी, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में क्या किया? 1570 ईस्वी में एक धार्मिक ग्रुप बनाया, जिसको उलेमा भी जिसमें होते थे, यानी फतेहपुर सिकरी में था। तो उसने ब्राह्मण, जिस ईसाइयों के प्रीस्ट हुआ, रोमन कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक थे, उनके लिए इसने मंदिर, चर्च, इबादत खाना सब बनवाया। ठीक है, सब बनवाया। और अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों, धर्मों के रीति रिवाज, यानी अकबर सभी धर्मों में विश्वास करता था। ठीक है। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना इसी ने बनवाया था ना, इसी इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों का क्या होता था? बैठक होती थी। ठीक है। तो बेटा ये है। उसके बाद एक मेन आया है, ये देखिए, डोगमा बाय गॉड्स। डोगमा क्या था? यदि मानधाता। तो देखिए, अकबर्स इंट्रैक्शंस विद पीपल ऑफ डिफरेंट पाथ्स मेड विथ हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फेसिस रिचुअल्स एंड डोगमा वर ऑफन बायकॉट्स। डोगमा देखिए यहाँ पे दिया है, स्टेटमेंट्स और एन इंटरप्रिटेशन थे, यानी कि कुछ कट्टर प्रति के लोग भी थे, यानी अकबर को ये बहुत कट्टर प्रति के लोग होते थे। देखिए डोगमा का यहाँ पर देखते हैं, स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड हैज, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था। इंटरप्रिटेशन और फॉलोड विदाउट क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन के करते थे, यानी ऑथराइज विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन के फॉलो करते थे। अब बायगॉड कौन होते थे? इंडिविजुअल हु इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीव्स और कल्चर, जो बिलीफ और कल्चर्स पे क्या करते थे? विश्वास
नहीं करते, यानी सहिष्णु और असहिष्णु की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब यही था कि अकबर का क्या विश्वास था कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनधाता पर बल देते थे वे अक्सर क्या होते थे, कट्टर होते थे। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती, यानी कट्टरतावाद के खिलाफ था वो, धर्म में कट्टरतावाद के खिलाफ ना। देखिए बेटा, फिर देखिए बेटा, ये तो हो गया ना। देखिए एक सुलह कुल भी आया। सुलह कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, यानी कि सब जगह शांति शांति। इसका आइडिया क्या था कि टॉलरेंस डू नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ रिलीजियस इन दिस रियम, यानी किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। मेन फोकस क्या था इसका, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, मेन फोकस ये था, ठीक है। यूनिवर्सल अप्लीकेबल था, यानी हर सब जगह मान्य था। अबुल फजल हेल्प किया किसमें, अकबर के फ्रेमिंग में। इस विजन में अबुल फजल ने यानी उसकी सहायता की अकबर की, किसमें, सुलह कुल के आइडिया में। यह सुलह कुल का आइडिया यही था कि सबके प्रति ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस करना है सभी धर्मों के प्रति। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट्स वाज फॉलोड बाई जहांगीर और शाहजहाँ। इस प्रिंसिपल को जहांगीर और शाहजहाँ ने भी फॉलो किया था, ठीक है, यानी सहिष्णुता की नीति, ठीक है। अब आइए ये देखिए, जहांगीर अकबर अनडिसाइडेड पॉलिसी, उन्होंने भी किया था इसको। तो बेटा ये हुआ। फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी के बाद का कोई खास नहीं रहा। इनके कमज़ोर कमज़ोर सेनापति रूलर्स थे, ठीक है, यानी औरंगजेब के बाद तो इनका क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मनसबदारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई थी 445 में, जो कि बाद में 8000 हो गई, यानी 445 से 8000। 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार जो थे अब वो हो गए 61.5%, ठीक है। यानी टैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा इनके समय में। मुग़ल एम्परर्स और उनके मनसबदार क्या हुए, बहुत ज़्यादा उनका खर्चा और इनकम सैलरी बढ़ने लगी न, जिसकी वजह से पीजेंट आर्टिसंस में क्या हुआ, सप्लाई देम विथ गुड्स एंड प्रोड्यूस, उनको बहुत ज़्यादा इच्छाएं और एक्सपेंडिचर, यानी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें भी हुई बढ़। फिर उसके बाद देखिए तो बेटा इसमें कोई ख़ास नहीं है, इसमें बस यही है कि मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने वैसा इनको धनी देश बताया है जैसा कहानियों में मिलता है। शाहजहाँ के शासनकाल के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि मनसबदार उच्चतम पद प्राप्त था उनको, 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% मिला। मुग़ल सम्राट और उनके जो मनसबदार थे अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे इसमें, ठीक है। इसमें देखिए मुग़लों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, यानी जो मुग़लों के कुलीन वर्ग, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में शक्तिशाली हो गए, यानी मनसबदार यानी जमींदार, ठीक है। धीरे धीरे वे शक्तिशाली बनते गए और एक नए वंश के स्थापित किए, नए राज्य स्थापित, हैदराबाद और जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण उन्होंने जमाया और अंत में राजनीतिक पहचान को उन्होंने लिया, जो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। बेटा यही किंग्स एंड क्वींस के बारे में दिया है, राजा और रानी के बारे में, ठीक है। तो ये टर्की का है सुल्तान, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, बस यही है कि 16वीं शताब्दी में मुग़लों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई राजा रानियाँ थे। इसमें तुर्की के सुल्तान सुलेमान भी थे। यहाँ से देखिए, अच्छा अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में भी आपको पता लगाना है, जिसमें एलिजाबेथ थी, ईरान के सफ़ावी शासक शाहबाज थे, ठीक है, बहुत सारे थे। और एक ईवान द टेरिबल नाम से कुख्यात थे, कौन,
रूसी शासक जार इवान चतुर्थ, बेसिलियोविच। तो बहुत सारे क्षेत्र लोगों का इसमें दिया गया है कि उस समय में कौन कौन राजा कौन कौन रानी थी। तो बेटा आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।